हेलो बच्चों। तो यहाँ पर अभी हम बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है द इक्विलिब्रियम विच एग्जिस्ट बिटवीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड आयंस। जब आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो उसको बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल में क्या होता है? दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल HA हमारे पास है, वो इक्विलिब्रियम बनाएगा H प्लस और A नेगेटिव के साथ में। तो HA हमारे पास में यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, और H प्लस और A नेगेटिव हमारे पास हो गए आयंस। तो बच्चों, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड आयंस। तो इसको हम स्टडी करते हैं बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम में। केमिकल के अंदर क्या होता है? सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले बच्चों हम यहाँ पे सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जितने भी हमारे पास सब्सटेंस होते हैं उसको हम क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक बच्चों हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, और एक हमारे पास क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है विच प्रोड्यूस आयंस, विच प्रोड्यूस आयंस when dissolved in water, when dissolved in water। तो ऐसा सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद आयंस प्रोड्यूस करे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl हमारे पास है, तो Na प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। हमारे पास HCl है, ब्रेक होता है H प्लस और Cl नेगेटिव में। हमारे पास है NaOH, डिसोशिएट होता है Na प्लस एंड OH नेगेटिव के अंदर। तो जो भी हमारे पास आयंस को प्रोड्यूस करेगा वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? विच डज नॉट प्रोड्यूस आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो पानी में जाने के बाद आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा वो हो जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास हो जाएगा ग्लूकोज, यूरिया, एक्सेट्रा। तो जो ये मॉलिक्यूल्स बच्चों डिसोसिएट होके आयंस नहीं बनाते, ये अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में चले जाते हैं लेकिन आयंस का प्रोडक्शन नहीं करते। तो इसको हम काउंट करेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में। अब जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है ये भी दो टाइप का होता है। इलेक्ट्रोलाइट को भी हम बच्चों क्या करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक हमारे पास आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एक हमारे पास आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है देखो, अगर हम बात करते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है विच इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, विच इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। जो पानी में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे जो अल्फा होता है वो होता है 1। तो अल्फा क्या होता है बच्चों? अल्फा हमारे पास होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। दैट मीन्स 100% डिसोसिएटेड। 100% हमारा जो सब्सटेंस है वो डिसोसिएट हो जाएगा। वीक में क्या होता है? नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, वो पार्शियली डिसोसिएट होता है। नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड, ये पानी में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? लेस देन 1 हो जाएगी, ठीक है, मतलब लेस देन 100%। अल्फा को नंबर में यूज़ करते हैं, परसेंटेज में गिवन होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर एग्जाम्पल HCl,
HNO3, H2SO4 एक्सेट्रा। तो बच्चों जितने भी हमारे पास में इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम बात कर रहे हैं दूसरा एग्जांपल, तो हमारे पास हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास कौन आता है? स्ट्रॉन्ग बेस में हमारे पास आता है बच्चों जैसे NaOH, KOH, RbOH, CSOH। तो एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड्स दे आर जनरली स्ट्रॉन्ग बेस, इनको हम एल्कली भी बोलते हैं। एल्कली मतलब वाटर सोल्यूबल बेस। और दूसरा हमारे पास आता है सोल्ट। ठीक है बच्चों, सोल्ट भले ही स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का हो, या फिर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस हो, या फिर वीक एसिड प्लस वीक बेस हो। तो जनरली सारे सोल्ट्स हमारे कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में काउंट होते हैं, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कौन आएगा? वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड होते हैं, HCOH, CH3COH एक्सेट्रा। वीक बेस, ठीक है बच्चों, NH4OH मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। और हमारे पास कुछ होते हैं पार्शियली सोल्यूबल सोल्ट। ठीक है, पार्शियली सोल्यूबल सोल्ट का मतलब क्या होता है? जो पानी में थोड़े सोल्यूबल होते हैं, या फिर जैसे एग्जांपल AgCl, AgBr। तो बच्चों आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है कि जो मेटल्स सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करता है उनके अंदर कोवलेंट नेचर आ जाता है, उसकी वजह से इनकी सोल्युबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है पानी में, तो ये रहता है। तो बच्चों कंक्लूजन ये है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है ना, वो इक्विलिब्रियम बनाता है, दे फॉर्म इक्विलिब्रियम। जबकि जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं दे नेवर फॉर्म इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम नहीं बनाते, कंप्लीटली डिसोसिएट होने की वजह से इक्विलिब्रियम नहीं बनाते, और वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा इक्विलिब्रियम बनाएगा। दैट मीन्स हमें जो इसको डिटेल में स्टडी करना है, जो इक्विलिब्रियम बनाएगा वो कौन होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं अल्फा की। अल्फा हमारे पास क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा जो हमारे पास है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने स्टडी किया, ठीक है, हमारे पास आ गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कैसे? देखो, स्ट्रॉन्ग होगा तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, और वीक होगा तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। अगर हमारे पास में बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और अगर हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? <<1 क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड फैक्टर जो हमारे पास में आता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पे हमारा अल्फा डिपेंड करता है। किस तरीके से डिपेंड करता है बच्चों? देखो, जो सॉल्वेंट हमारे पास होता है ना, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं क्या? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं। तो क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है बच्चों किसी भी सॉल्वेंट को अपने अंदर सॉल्यूट को डिसोल्व करने की पावर। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू जो हमारे पास होती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, वो हमारे पास होती है फॉर वाटर। ठीक है, इसलिए वाटर को बहुत अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है, जिसकी वैल्यू 80 to 81 के आसपास आती है। ठीक है, तो किसी भी सॉल्वेंट के लिए अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ पर सॉल्यूट की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। सॉल्यूट की सोल्यूबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्यूट विल बी मोर, और सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से उसका जो अल्फा होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, तो मतलब अल्फा बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं थर्ड, वो हमारे पास आता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। एडिशन ऑफ
सॉल्वेंट, और यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट जनरली क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो बच्चों जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। इसको हमने स्टडी किया था केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, जो ली चैटरजी प्रिंसिपल है वो कहता है डाइल्यूशन करने पर बच्चों वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होता है रिएक्शन गो टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोर नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर होते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं। तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने पर अल्फा हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ इफेक्ट जो बच्चों हमारे पास होता है वो होता है टेम्परेचर का। ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं तो जो हमारा सॉल्यूट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएट होता है, और जब सॉल्यूट का डिसोसिएशन इंक्रीज होता है दैट मीन्स उसका अल्फा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी हमारा अल्फा जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। लास्ट पॉइंट जिसके ऊपर हमारा अल्फा डिपेंड करता है वो होता है बच्चों फिफ्थ, प्रेजेंस ऑफ अदर सॉल्यूट पार्टिकल, प्रेजेंस ऑफ अदर सॉल्यूट पार्टिकल। इसको बच्चों हम कॉमन आयन इफेक्ट के नाम से जानते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। तो बच्चों अगर हमारे पास कोई सॉल्यूट ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, और हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं और दोनों सॉल्यूट में से कोई भी एक आयन अगर हमारा कॉमन मिल जाता है तो फिर हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, हम लिखते हैं ना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ common ion solubility of weak electrolyte will decrease, solubility of weak electrolyte will decrease। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना उसकी solubility डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल ए बी हमारे पास है, वो इक्विलिब्रियम बनाता है ए प्लस और बी नेगेटिव के साथ में, हम उसमें एच बी ऐड करते हैं तो एच बी बच्चों डिसोसिएट होगा किसमें, एच प्लस और बी नेगेटिव। तो एच बी ऐड करने पर बी नेगेटिव की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। जैसे बच्चों बी नेगेटिव बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से प्रोडक्ट बढ़ गया, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटरलियर रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जैसे हमारे पास रिएक्शन जाती है तो डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाते हैं, डिसोसिएशन जो हमारे पास है वो डिक्रीज होगा। डिसोसिएशन डिक्रीज होने का मतलब है जो अल्फा जो हमारे पास है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल वहाँ पर प्रेजेंट है और वहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है तो जो अल्फा हमारे पास है बच्चों वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ओके।